आज एक बार फिर आ गया है थर्सडे और दिन है बुक समरी सुनने का। मेरा नाम है निशा और चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की बुक जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, 17 नवंबर 2020 को पब्लिश हुई नॉवेल अ प्रॉमिस्ड लैंड, जिसे लिखा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के 44th प्रेसिडेंट मिस्टर बैरक ओबामा ने। मिस्टर बैरक ओबामा जो कि 2009 से 2017 यानी कि 8 सालों तक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में प्रेसिडेंट रहे, वो जो कि एक अफ्रीकन अमेरिकन है, पहले अफ्रीकन अमेरिकन जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में प्रेसिडेंट बने। नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आकर उन्होंने ये जर्नी कैसे कवर की, वो सब कुछ इस बुक में लिखा है। ये बुक जो उनकी एक मेंबर है, उनके चाइल्डहुड से प्रेसिडेंट बनने की जर्नी को इस बुक में कवर किया गया है। ये बुक उन्होंने 2017 के नेशनल इलेक्शंस के बाद लिखनी शुरू करी। उनका कहना है कि वो 2 वॉल्यूम्स लिखेंगे और ये फर्स्ट वॉल्यूम है जिसमें ज्यादातर बात पॉलिटिकल एस्पेक्ट पर की गई है, बट उसके अलावा पर्सनल एस्पेक्ट पर भी बात हुई है, उनकी फैमिली के बारे में, उनके पेरेंट्स के बारे में, ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में, वाइफ मिशेल और बच्चों के बारे में काफी पर्सनल चीजें भी इस बुक में उन्होंने शेयर की हैं। उनका कहना है कि एक इतनी बड़ी कंट्री, इतनी पावरफुल कंट्री का प्रेसिडेंट बनना कैसा होता है, वो सब कुछ उन्होंने इस बुक में लिखा है। उन्होंने कहा कि चाहे आपको कितनी भी पावर मिले, पर एक्चुअल में प्रेसिडेंसी एक जॉब ही होती है। ओवल ऑफिस में काम कर रहे लोग भी बाकी लोगों की तरह ही होते हैं, वैसे ही रूल्स एंड रेगुलेशंस उन्हें भी फॉलो करने होते हैं, वैसी ही उनकी भी जॉब प्रोफाइल होती है। उन्होंने स्टार्टिंग में ही बताया है कि वो एक बहुत ही स्लो वॉकर हैं, वो धीरे धीरे चलते हैं, चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। उन्हें ओवल ऑफिस के बाहर का गार्डन बहुत ज्यादा पसंद था, वो उन्हें बहुत ज्यादा इंस्पायर करता था, ऐसे जैसे कि किसी पेपर पर बनी हुई सीनरी हो। उनका कहना था कि वहाँ पर काम कर रहे लोग भी उन्हें इंस्पायर करते थे कि वो लोग इतनी परफेक्शन के साथ काम कर सकते हैं, तो मैं परफेक्शन के साथ इस देश का ध्यान क्यों नहीं रख सकता। उन्होंने शुरू में ये भी लिखा है कि इस बुक को लिखने का उनका मकसद क्या था। वो चाहते हैं उन यंगस्टर्स को इंस्पायर करना, उन्हें अवेयर करना जो कि सोशल सर्विस में जाना चाहते हैं, पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहते हैं। वो बताना चाहते हैं कि ये जर्नी कितनी चैलेंजिंग है और कितनी डिवोशन और डेडिकेशन इस जर्नी में आपको चाहिए होगी। ओबामा का कहना था कि 8 सालों तक ओवल ऑफिस में रहकर उन्होंने ये जान लिया कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो प्रेजेंट किया जाता है वो सच नहीं, कंट्री से भी ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है रेसिज्म को, कास्टिज्म को, बाकी सारी पिटी चीजों को। ये बुक इंस्पायर करेगी उन सभी यंगस्टर्स को जो कि अमेरिका का नक्शा बदलना चाहते हैं, हार्ड वर्क करने को तैयार हैं, डिटर्मिनेशन है जिनके अंदर, जो अमेरिका को वो बनाना चाहते हैं जो हम सब ने सपना देखा है। इस बुक को डिवाइड किया गया है 7 पार्ट्स में। हर पार्ट के अंदर काफी सारे चैप्टर्स हैं, बहुत ज्यादा पॉलिटिकल चीजों की बात की गई है, कैसे ओबामा का करियर पॉलिटिक्स में शुरू हुआ। जी हाँ, पहला चैप्टर जिसका नाम है द बेट, जिसमें उन्होंने बात की है अपनी फैमिली के बारे में। वो जो कि एक नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से थे, उनकी ग्रैंड मदर जो कि एक बैंकर थी और ग्रैंडफादर जो कि इंश्योरेंस कंपनी में काम करते थे। उनकी मदर जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वुमेन थी, स्ट्रॉन्ग ओपिनियन था, थोड़ी रेबेलियस टाइप की थी, जो करना होता था कर ही रहती थी। बैरक का बचपन से ही पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर वो अपनी मॉम से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड रहे हैं। एक बार स्कूल में एक ऐसे ग्रुप में थे जो कि दूसरे बच्चों को टीज करते थे। जब उनकी मॉम को ये पता चला तो उन्होंने बैरक, जिन्हें कि वो प्यार से बेरी या फिर बार बुलाती थी, कहा कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो कि अपने लिए जीते हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं और अपनी खुशी के लिए किसी को भी नीचा दिखा सकते हैं, और दूसरी तरह के लोग वो होते हैं जो दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी को सैक्रिफाइस करने को तैयार हो जाते हैं। उन्होंने बार से पूछा कि वो किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं। उनकी मॉम की ये लाइन बहुत टाइम तक उनके साथ रही। उनकी एक बहन भी थी, माया। मॉम जो कि इंडोनेशिया में काम करती थी, माया को अपने साथ ले गई थी और बैरक यहाँ पर अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहते थे। बैरक के मन में बचपन में बहुत सारे सवाल होते थे। बीइंग ब्लैक, उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, वो जो कि बहुत अच्छा बास्केटबॉल खेलते थे, चैंपियन थे, पर क्यों एक ब्लैक सब खेल सकता है, कोच नहीं बन सकता। बहुत सारे रेसिज्म से लेकर सवाल उनके मन में आते थे। उन्हें लगता था कि वो इस जगह के लिए इल फिटेड है, बट वो ये सारी बातें किसी के साथ शेयर नहीं करते थे, ना फ्रेंड्स के साथ और ना फैमिली के साथ।
उन्होंने अपने आप को सिर्फ और सिर्फ किताबों में झोंक दिया था। एक बार तो वो इतनी सारी बुक्स लेकर आए थे कि उनकी ग्रैंडमा ने पूछा था, क्या तुम लाइब्रेरी खोलना चाहते हो? पर बैरक ने वो सारी बुक्स जल्दी ही पढ़ ली थी और नई बुक्स लेने पहुंच गए थे। बैरक की मॉम ने ही उन्हें बुक्स पढ़ने के लिए इंस्पायर किया था। जब वो छोटे थे तो मॉम अपना काम कर रही होती थी, उन्हें एक बुक दे देती थी और कहती थी कि ये बुक पढ़ो और फिर बताओ कि क्या सीखा है। बैरक ने अपनी मॉम से बहुत कुछ सीखा और उनकी बहुत सारी बातें वो आज भी याद करते हैं। मॉम ने कहा था कि पावर वो होती है जो दूसरों को ऊंचा उठाकर मिले। वो पावर किसी काम की नहीं जो किसी कमजोर को झुका कर पाई जाए। उनकी मॉम ने उन्हें ये भी कहा था कि अगर किसी इंस्टीट्यूशन को बदलना है तो बाहर से आप कितना भी काम कर लो, कुछ नहीं हो पाएगा, उस इंस्टीट्यूशन के अंदर जाना पड़ेगा। बैरक पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहते थे, हाँ सोशल इश्यूज पर काम करना चाहते थे। वो लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते थे, सोशल मूवमेंट्स का हिस्सा बन रहे थे, पर पॉलिटिक्स में जाने के बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा था। वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गए लॉ करने। 22 साल की उम्र में उन्हें समझ में आया कि वो जो करना चाहते हैं इस तरह से वो नहीं कर सकते। कंट्री में इतना ज्यादा रेसिज्म है जिसकी वजह से वो लोग जो कि बेनिफिट डिजर्व करते हैं उन्हें वो बेनिफिट्स नहीं मिल पाते। कभी व्हाइट्स ब्लैक की हेल्प नहीं करना चाहते, ब्लैक्स व्हाइट की हेल्प नहीं करना चाहते, एक दूसरे को नीचा दिखाया जा रहा है। कंट्री एक गलत डायरेक्शन में जा रही है। वो चाहते थे कंट्री को सही डायरेक्शन में ले जाना। उसके लिए जो वो कर रहे थे, छोटे छोटे सोशल इश्यूज पर काम कर रहे थे, पर उससे वो बड़ा गैप कभी फिल नहीं होता। उन्होंने जो ट्रू अमेरिका का सपना देखा था उसमें वो चाहते थे कि रेसिज्म खत्म हो जाए, सबको इक्वली ट्रीट किया जाए। इस सब में उन्हें बहुत ज्यादा रिजेक्शन भी मिला, ह्यूमिलेशन भी मिला। लॉ करने के बाद उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे। सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, लॉ फर्म ज्वाइन कर सकते थे या फिर अटर्नी बन सकते थे, पर कॉलिंग कहीं और ही थी। लॉ के दौरान ही उन्हें मिशेल मिल गई। मिशेल जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी थी, बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखती थी, जो कहना था जो करना था वही करती थी। नॉनसेंस के लिए उसके पास कोई टाइम नहीं था। पर ये हवाई से आए हुए लड़के ने उसकी जिंदगी बदल दी थी। दोनों की दोस्ती हुई, शुरू में लंचेस पर जाना शुरू किया और फिर ये दोस्ती बढ़ती चली गई। दोनों ने एक दूसरे को सपोर्ट करना शुरू किया। जब मिशेल के फादर बीमार हुए और जब ओबामा की मदर को कैंसर हो गया, हर टाइम मिशेल उन्हें सपोर्ट करती थी। मिशेल पॉलिटिक्स पसंद नहीं करती थी और ओबामा भी पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहते थे, पर धीरे धीरे उन्हें लगने लगा अगर सिस्टम को बदलना है तो सिस्टम के अंदर घुसना ही होगा। जैसा कि उनकी मॉम ने कहा था। 1992 में दोनों ने शादी कर ली और ओबामा ने पॉलिटिक्स में अपना करियर शुरू किया। मिशेल नहीं चाहती थी, बट उसके बावजूद भी उन्होंने हर कदम पे ओबामा को सपोर्ट किया। ओबामा जो कि स्प्रिंगफील्ड में सेनेट बन गए, पर मिशेल जो कि शिकागो में रहती थी, उन्होंने कहा कि वो स्प्रिंगफील्ड शिफ्ट नहीं होना चाहती, तो ओबामा डेली अप डाउन करते थे। 4 जुलाई 1997 को उनकी पहली बेटी मेलिया का जन्म हुआ। उनका कहना है कि पॉलिटिक्स जो कि बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, यहाँ पे कब आप हार जाओ, कब आपको ह्यूमिलेशन मिले, कुछ पता नहीं, पर आपको लॉस से जितनी जल्दी हो सके बाहर आना होगा। उन्होंने पहला इलेक्शन लड़ा, कैंपेन हुआ, मिशेल ने बहुत सपोर्ट किया, बट वो ये इलेक्शन हार गए। सोचा कि शायद लाइफ ने गलत टर्न ले लिया। 10 जून को उनकी दूसरी बेटी साशा पैदा हो गई। वो अपनी बच्चियों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते थे, उन्हें वो फादरली सपोर्ट देना चाहते थे, पर उनकी कॉलिंग पॉलिटिक्स में थी, इस वजह से वो ज्यादा समय अपनी बेटियों को नहीं दे पाते थे। मिशेल और उनके बीच में बहुत ज्यादा अच्छा रिलेशनशिप था, पर जब वो बहुत टाइम के लिए दूर रहते थे, उन्हें टाइम नहीं देते थे, सपोर्ट नहीं कर पाते थे, तो दोनों के बीच में कभी कभी झगड़ा भी होता था। कभी कभी मिशेल बहुत परेशान हो जाती थी। बच्चों का फ्यूचर भी सोचना है, उनकी कॉलेज की फीस के लिए सेविंग्स भी करनी है, पर यहाँ पर घर चलाना ही मुश्किल हो रहा था। ओबामा नेक्स्ट इलेक्शन लड़ना चाहते थे और मिशेल इस बार उन्हें बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही थी। मिशेल ने तो यहाँ तक कहा था कि मैं तुम्हें वोट भी नहीं दूंगी, पर ओबामा के पास जैसे अब कोई ऑप्शन नहीं था। उनकी कॉलिंग वहीं पर थी, उन्हें देश का नक्शा बदलना था। बहुत सारी चीजें जो उन्होंने सोची थी, बहुत सारी चीजें वो चाहते थे, वो सब कुछ वो बदल देना चाहते थे। इसके लिए उन्हें ये अगला इलेक्शन लड़ना ही था। मिशेल ने उनसे कहा था कि घर का खर्चा कैसे चलेगा। तब एक बार तो ओबामा ने सोचा कि वो पॉलिटिक्स में अपने करियर को गिव अप कर दें, पर जितना वो गिव अप करने के बारे में सोचते थे, उतना ही उनका हार्ट उन्हें और ज्यादा इंसिस्ट करता था
पॉलिटिक्स की तरफ। उन्होंने मिशेल से कहा था कि जब वो इलेक्शन जीत जाएंगे तब वो एक और बुक लिखेंगे और इस बार उनकी बुक की बहुत सारी कॉपीज बिकेंगी जिससे सारा खर्चा चल जाएगा। ये सुनकर मिशेल हंसने लगी थी। उन्होंने पहले भी एक बुक लिखी थी जिसकी रॉयल्टी मिल रही थी पर उससे कोई खर्चा नहीं निकल रहा था। ये इलेक्शन लड़ने से पहले उन्होंने सोच लिया था कि अगर जीत गया तो ठीक है, अगर हार गया तो पॉलिटिक्स से हमेशा के लिए निकल जाऊंगा। पर उनका हार्ट, उनका दिल उन्हें बार बार ये कहता था कि वो ये इलेक्शन जरूर जीतेंगे। वो पीरियड उनके लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग था। मिशेल बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रही थी। उसे ज्यादा चिंता बच्चों के फ्यूचर की थी। उन्हें भी थी बच्चों के फ्यूचर की चिंता, पर उन्हें लग रहा था कि कंट्री को उनकी ज्यादा जरूरत है। उन्होंने एक एड फर्म में बात की मीडिया कवरेज के लिए, तो उन्हें वहाँ से भी रिजेक्शन मिली। पहले तो मना किया गया, उसके बाद कहा कि 5 करोड़ रुपए का फंड रेज कर दो, फिर आपको एक एड मिल जाएगी। 5 करोड़ का फंड कहाँ से रेज करते? मिशेल ने एक तरफ तो कहा कि वो मदद करेगी, दूसरी तरफ उसने अपने दोस्तों से कहा कि ओबामा को समझाएं कि वो पॉलिटिक्स छोड़ दें। पर जब ओबामा ने अपनी आइडियोलॉजी बताई, उन्होंने बताया कि उनके क्या प्लान्स हैं, तो मिशेल के फ्रेंड्स भी कन्विंस हो गए थे। 2001 में जब 9/11 हुआ तब कंट्री में बहुत ज्यादा केओस फैल गया था। लोग वॉर चाहते थे इराक के खिलाफ। तब एक स्पीच दी थी ओबामा ने जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं वॉर के खिलाफ नहीं हूँ, पर मैं डम वॉर के खिलाफ हूँ। अगर जॉर्ज बुश वॉर चाहते हैं तो उन्हें ये कर लेना चाहिए। पहले तो उनकी स्पीच को कवर भी नहीं किया गया और बाद में जब इराक के खिलाफ वॉर शुरू हुई तब उनकी ये स्पीच इंटरनेट पर सरफेस होने लगी, जिसकी वजह से फंड्स भी आने लगे। उन्होंने लोगों से पर्सनली जाकर बात की जो कि बहुत ज्यादा ग्रीफ में थे। वो चाहते थे सोशल सिक्योरिटी, वो चाहते थे जॉब सिक्योरिटी, वो चाहते थे कि उन्हें हेल्थ कवरेज मिले, उनको एक कंफर्टेबल लाइफ मिले। बैरक ने बहुत सारे लोगों के साथ बहुत ही पर्सनली बात की थी और 2004 में फाइनली उन्होंने ये इलेक्शन जीत दिया था। जर्नी शुरू हो गई थी वॉशिंगटन की तरफ। उस समय वो अकेले अफ्रीकन अमेरिकन सेनेट थे जो कि वॉशिंगटन पहुंचे थे डेमोक्रेट पार्टी की तरफ से। जब वो पहली बार वॉशिंगटन डीसी पहुंचे तो वहां जाते ही उनसे मीडिया ने पूछा था कि क्या वो प्रेसिडेंट की रेस में हैं? बैरक ने हंसते हुए कहा था कि अभी तो वो लैंड हुए हैं, उन्हें तो ये तक नहीं पता कि वॉशरूम कहाँ है। प्रेसिडेंट तक की जर्नी वो इस बारे में अभी सोच नहीं सकते। उस समय मिस्टर बैरक ओबामा सिर्फ 43 इयर्स के थे। उनका कहना था कि अभी करियर शुरू किया था, बहुत लंबा टाइम था, बहुत लंबी जर्नी थी जो उन्हें कवर करनी थी। इसके बाद लाइफ थोड़ी इजियर होने लगी। उनकी बुक की बहुत सारी कॉपीज भी की, बहुत सारे लोग आ गए उनकी मदद के लिए। एक बच्चा उनका ड्राइवर बन गया, कोई उनके घर के काम करने लगा। मदर इन लॉ ने जॉब आवर्स कम कर लिए, बच्चों को संभालने लगी और उन्हें और मिशेल को थोड़ा ज्यादा टाइम मिलने लगा। उनके मैजिक बीन्स अब काम करने लगे थे। इलेक्शन जीतने के बाद चीजें थोड़ी बदलने लगी थी। लोगों में उनकी पॉपुलैरिटी इस दौरान बहुत ज्यादा बढ़ने लगी थी। उनकी आइडियोलॉजी सभी को बहुत पसंद आती थी। कहीं बाहर जाते मिशेल के साथ तो आसपास भीड़ इकट्ठी हो जाती थी उनसे बात करने के लिए। कोई उनके ऑटोग्राफ लेता, कोई उनके साथ फोटोग्राफ लेता, कोई उनसे बातें करना चाहता। हर तरफ से पॉजिटिव साइंस मिलने लगे। उन्हें अमेरिका के नेक्स्ट प्रेसिडेंट की तरह देखा जाने लगा। जब उन्होंने ये बात की मिशेल के साथ तो मिशेल एक बार फिर अपसेट हो गई। उन्होंने कहा कि अगर मुझसे पूछना चाहते हो, अगर मेरी परमिशन चाहते हो तो मैं इसके लिए कभी हाँ नहीं कहूँगी। मैं नहीं चाहती तुम प्रेसिडेंसी की रेस में जाओ। मैं चाहती हूँ कि तुम बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो, मेरे साथ टाइम स्पेंड करो, जो कि हर वाइफ चाहती है। पर ओबामा इस बात को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे थे। एक दिन बहुत सारे लोगों के बीच मिशेल ने बहुत स्ट्रांगली पूछा कि तुम प्रेसिडेंट क्यों बनना चाहते हो? तब बैरक ने कहा कि वो पॉलिटिक्स का नक्शा बदलना चाहते हैं, यूथ को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, गैप को फिल करना चाहते हैं। मिशेल ने कहा ये तो हर कोई करना चाहता है, पर तुम ही क्यों? तब उस सवाल का जवाब बैरक ने अपने आप को भी दिया। उन्होंने हाथ ऊपर कर कहा कि जब मैं प्रेसिडेंसी की शपथ दूंगा उस दिन पूरी दुनिया अमेरिका को एक अलग तरह से देखने लगेगी। यहाँ के मार्जिनलाइज सेक्शन के बच्चे, ब्लैक बच्चे अपने आप को एक अलग तरीके से देखने लगेंगे। उनके अंदर एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस आ जाएगा। वो अमेरिका जिसका सपना हम सब देखते हैं वो पूरा होगा। वो डेमोक्रेसी जो हम सब चाहते हैं वो हमें मिलके रहेगी। उन्होंने उस दिन ठान भी लिया था और जान भी लिया था कि मैं अकेला नहीं हूँ।
जो अमेरिका को इस अंधेरे से निकालना चाहता हूँ। एक अनफॉरगिविंग प्लेस नहीं बनाना चाहता। वो चाहते थे कि अपनी आइडियोलॉजी को सब तक पहुँचाएं और अपने बच्चों के लिए एक मिसाल कायम करें। उनका ये जवाब सुनकर मिशेल खुश हो गई थी और वहाँ पर सब लोगों ने बैरक को कांग्रेचुलेट किया था और कहा था कि वो उन्हें नेक्स्ट प्रेसिडेंट की तरह देखते हैं। उस दिन उन्होंने सोच लिया था कि अब सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ना है, पीछे जाने का कोई सवाल नहीं। अब अपनी जिंदगी को बदलना है, इस देश को बदलना है, यूएसए का नक्शा बदल देना है। जी हाँ, ये था इस बुक का फर्स्ट पार्ट और बाकी पार्ट्स के लिए फिलहाल आपको करना होगा इंतजार। अगर आप मुझसे इस बुक के बाकी पार्ट सुनना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये बुक कैसी लग रही है, कितना इंटरेस्ट है आपका इस बुक में। पॉलिटिक्स के साथ मैं बहुत ज्यादा जुड़ी नहीं हूँ, इसलिए पॉलिटिकल एस्पेक्ट को बहुत अच्छे से कवर नहीं कर पाऊंगी, बट इस बुक की जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो आप तक जरूर पहुँचाऊंगी। जरूर बताइएगा कि क्या आप चाहते हैं मैं इस बुक का नेक्स्ट पार्ट आपके लिए लेकर आऊँ। आपके कमेंट्स ही डिसाइड करेंगे कि नेक्स्ट नॉवेल कौन सी होगी। फिलहाल के लिए आपको मुझे देनी होगी इजाजत। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपके कमेंट्स का रहेगा बेसब्री से इंतजार। तभी तो बनाऊंगी इस नॉवेल का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए फिलहाल दीजिए इजाजत, जल्दी लौट कर आती हूँ। बाय बाय।